गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। में हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं और टाइम हो गया है कि हम अपने एडिटोरियल की शुरुआत करें। देखेंगे आज के हमारे एडिटोरियल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, क्या है उनकी वोकैब्स जो हमें सीखनी है, और किस तरह से हमारे एडिटोरियल की लैंग्वेज जो है वो फ्रेम हुई है, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस तरह से अपनी इंग्लिश को हमें इम्प्रूव करना है, अपने करंट अफेयर्स को हमें इम्प्रूव करना है, अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी रीडिंग इटसेल्फ को हमें किस तरह से इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें हम एडिटोरियल के थ्रू देखते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वो कैब 24 एप्लीकेशन का। तो उसको जाइए, वहाँ से इंस्टॉल करिए, उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। उसकी प्राइम मेंबरशिप पर इस समय 50% ऑफ है, जिसकी की वैलिडिटी 1 ईयर के लिए आपको मिल रही है। तो ऑफर को अवेल करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और नई चीज़ें सीखते रहिए, जिससे कि जल्दी जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए और आप क्या करें अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं आप पहुँच जाएँ। अभी हम अपने एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हर दिन की तरह हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज का थॉट फॉर द डे क्या है। द थॉट इज सेइंग द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव लाइफ अ मीनिंग। यानी कि ज़िंदगी की जो मीनिंग है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग दे सकें। यही है हमारी खोज, है यही कि हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना सकें, और यही सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की मीनिंग बन जाएगी। तो आप क्या करिए, अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए कोशिश करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहिए, सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं कि हमारा टाइटल क्या है। द टाइटल इज सेइंग द चैलेंज ऑफ वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक। In countering China, India must note that a strategic talk alone cannot trump overriding economic realities. द चैलेंज ऑफ वॉकिंग द इंडो पैसिफिक टॉक, इंडो पैसिफिक टॉक की बात कर रहा है। अभी हमने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एडिटोरियल देखा था, 2+2 डायलॉग चल रहा है। कौन कौन उसमें अटेंड करते हैं? हमारे 2 मंत्री होते हैं, उनके 2 मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री होते हैं, और कौन से होते हैं? डिफेंस के होते हैं। तो उनके बीच में इस समय क्या है, बात चल रही है। और इंडो पैसिफिक यानी कि भारत अमेरिका के बीच में आपको पता है अभी क्या है, आज वो चले गए होंगे 31 तक। क्या था, हमारे यहाँ पोम्पियो थे, मिस्टर पोम्पियो अमेरिका से आए हुए थे, वो रुके हुए थे, बातें चल रही थी 27 तारीख से लेकर अब तक। तो उसमें क्या बातें हुई उसकी बात कर रहा है, और बोल रहा है कि वो चुनौती जो कि हमें उस रास्ते पर चलने के लिए कह रही है जहां हम इंडो पैसिफिक टॉक कर रहे हैं, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह की चीजें होनी चाहिए, उसके ऊपर जब बात हो रही है तो हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए और उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं, उनकी बात करेगा। इन काउंटरिंग चाइना, चाइना का पक्ष लेते हुए, ऐसा हमने देखा ना उस दिन कि भारत ने जो है चाइना के बारे में कोई बात नहीं करी। यहाँ तक कि अमेरिका ने चाइना के खिलाफ काफी बात करी, लेकिन भारत ने नहीं की, क्योंकि भारत क्या चाहता है कि बायलैटरल तरीके से ही वो चाइना के साथ सुलझे, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। तो वही कह रहा है, इन काउंटरिंग चाइना, चाइना को का पक्ष लेते हुए, इंडिया मस्ट नोट दैट स्ट्रेटेजिक टॉक अलोन कैन नॉट ट्रम्प ओवरराइडिंग। इंडिया को इस बात को ध्यान देना चाहिए, नोट करना चाहिए कि सिर्फ रणनीतिक तरीके से बातचीत करना, सिर्फ अलोन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सिर्फ, यानी कि सिर्फ रणनीतिक तरीके से बातचीत करना हमें किसी भी तरह से विजयी नहीं बनाएगा ओवरराइडिंग इकोनॉमिक रियलिटीज के लिए। यानी कि जिस तरह से महत्वपूर्ण तरीके से इकोनॉमिक की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसमें क्या है, हमें किसी भी तरह से स्ट्रेटेजिक टॉक जो है वो सिर्फ सफलता नहीं दिला सकते। अब पूरी बात क्या कहेगा आगे एडिटोरियल में देखते हैं। The recently concluded third annual United States-India 2+2 ministerial dialogue has amplified the ongoing conversation in India on quadrilateral security dialogue Quad, the Indo-Pacific, the threat from China and the United States as potential alliance partner. अभी रिसेंटली जो कंक्लूड की गई है, पूरी बात जो है हमारी ख़त्म की गई है थर्ड एनुअल यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया की 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग की। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, हैज़ एम्पलीफाइड, उसने वृद्धि कर दी है, बढ़ा दिया है, ऑन गोइंग कन्वर्सेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो ऑलरेडी चल रही कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको बढ़ा दिया है। और किस बारे में बात हो रही है? ऑन क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि 4 लोगों के बीच में किस तरह से सिक्योरिटी के डायलॉग्स होंगे, बातचीत होगी, उसके बारे में जो बात चल रही थी वो इंडिया में और क्या है, तेजी से बढ़ गई है। द इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में किस तरह की बातें हैं। द थ्रेट फ्रॉम चाइना, चाइना में किस तरह के खतरे हमें फेस करने पड़ते हैं।
द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियल एलियांस पार्टनर, और यूनाइटेड स्टेट्स और उनके पोटेंशियल एलियांस यानी कि उनके सहयोग से जिस तरह के पार्टनर्स बनते हैं या जिनको वो गठबंधन करके जिनके साथ चीज़ें करते हैं, उनके बारे में जो भी बातचीत थी वो इंडिया में तेज़ी से होने लगी। नो स्ट्रेटेजिक विजन has captivated India's foreign policy mandarins and strategic community in recent times as have the Indo-Pacific and Quad। कोई भी ऐसी हमारी जो स्ट्रेटेजिक विजन है यानी कि रणनीतिक तरीके से जो हमारा दृष्टिकोण है, उसने कुछ भी ऐसा सम्मोहित नहीं किया। कैप्टिवेटेड का मतलब है अपनी तरफ आकर्षित करना या अगले को भी आकर्षित करना। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक विजन की बात कर रहा है, तो स्ट्रेटेजिक विजन इंडिया के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि कैप्टिवेट कर पाता इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मैंड्रिन्स को। मैंड्रिन्स का मतलब है हमारे जो अधिकारी होते हैं, कई अधिकारियों की बात कर रहे हैं इसलिए एस लगाया है प्लूरल में। यानी कि कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था जिसने कि कैप्टिवेट किया हो, सम्मोहित किया हो, अपनी तरफ आकर्षित किया हो भारत की फॉरेन पॉलिसी के मैंड्रीन्स को और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को। इन रीसेंट टाइम्स हाल ही में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एज हैव द इंडो पैसिफिक एंड क्वाड, और वैसा ही इंडो पैसिफिक और क्वाड में भी हुआ है। यानी कि हमारा कोई स्ट्रेटेजिक विजन भी ऐसा नहीं है जो हमें बहुत अच्छा लगता हो, ना ही इंडो पैसिफिक में कुछ हो पाया और ना ही क्वाड में हम कुछ कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उस एंड पर कर पा रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रक्चर में। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ वंस अगेन डिसाइडेड टू कोट, यहाँ पे मैं शायद वर्ड को छिपा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है सीक्रेटिव लिखा हुआ है मैंड्रीन का मीनिंग। चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ वंस अगेन डिसाइडेड टू कोट न्यू दिल्ली टू प्ले अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग द रीजन्स स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है हमारी, उसने एक बार फिर से ये डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि न्यू दिल्ली को क्या करेगा, टू प्ले अ डिसाइसिव रोल, कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण, डिसाइसिव का मतलब है बहुत महत्वपूर्ण, निर्णायक भूमिका जो है वो निभाएगा रीजन के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर को शेप करने के लिए। यानी जो हमारा एशिया है उसके उसके या फिर क्वाड ले लीजिए या इंडो पैसिफिक ले लीजिए, किसी भी तरह से, लेकिन स्पेशली एशिया की बात कर रहा है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की जो स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का निर्माण है उसमें भारत के डिसाइसिव रोल को उन्होंने क्या किया है, डिसाइड किया है। The expectation this time is more strategic and military to lead the charge against China from within the region। इस बार की जो हमारी आशाएं हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हैं, रणनीतिक तरीके से हैं और मिलिट्री से, सैन्य से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि हम लीड कर पाएँ चार्ज को, अपने हाथ में जो हमारे अधिकार आया है अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ अपने अधिकारों का हम इस्तेमाल कर पाएँ फ्रॉम विद इन द रीजन, और रीजन में रहकर ही, यानी कि बाहर से किसी को नहीं आना पड़ेगा, हमको इतने खुद ही अधिकार दे दिए जाएंगे कि हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। विल इंडिया एंड कैन इंडिया फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन, क्या इंडिया करेगा या क्या इंडिया कर सकता है पूरा इन एक्सपेक्टेशंस को, इन आशाओं को। द कॉन्सेप्ट्स द डिफरेंसेस, जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स की और डिफरेंसेस की बात करेगा वो देखते हैं। The Indo-Pacific is a grand politico-economic vision, while the Quad is a forum from strategic and military consultations among India, the US, Australia and Japan। इंडो पैसिफिक क्या है, एक ग्रैंड पॉलिटिको इकोनॉमिक विजन है, यानी कि हम पॉलिटिकल तरीके से भी इसको देखते हैं और इकोनॉमिक तरीके से भी देखते हैं किस चीज़ को, इंडो पैसिफिक रिलेशंस को। जबकि जो हमारा क्वाड है जिसमें कि हमारे 4 नेशंस हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, वहाँ पर क्या है, मिलिट्री कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा होती रहती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे, यानी कि रणनीतिक तरीके से मिलिट्री से जुड़ी हुई जिस तरह की वार्तालाप होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं क्वाड में। Depending on how one wishes to view it, they could be seen as conceptually interlinked as or as separate visions। डिपेंड करता है कि कैसे लोग इसको देखना चाहते हैं, क्या उनका व्यू है इसके ऊपर, लेकिन क्या है, उनको देखा जाना चाहिए, दे कुड बी सीन एज, उनको देख सकते हैं हम कंसेप्चुअली इंटरलिंक्ड, यानी कि वो एक दूसरे से क्या है, मुद्दों पे वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं, और क्या है, सेपरेट विजन्स भी है उनका, यानी कि उनका अलग तो है ही मुद्दा, लेकिन वो क्या है, कंसेप्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन, क्वाड और इंडो पैसिफिक, ठीक है, यहाँ पर ऊपर ही शुरू में लिख दिया है ना, इंडो पैसिफिक और क्वाड। फिर कह रहा है, यहाँ से पढ़ती हूँ। Their similarity comes from the fact that the Quad members are also major states in the Indo-Pacific region, and both the Quad and the Indo-Pacific constructs the
फोकस्ड ऑन चाइना, कंस्ट्रक्ट्स आर फोकस्ड ऑन चाइना, देयर सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पर क्या उनकी बात की कि आपस में जुड़े हुए हैं, और उसी के आगे वो सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं कि समानताएं क्या हैं। उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं कहाँ से आती हैं, वो इस तथ्य से आती हैं दैट द क्वाड मेंबर्स आर ऑल्सो मेजर स्टेट्स इन इंडो पैसिफिक। जो क्वाड मेंबर्स हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के भी खास मेंबर हैं, मेजर स्टेट्स हैं। यानी कि इन ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये क्या है, यूएस और इंडिया, ये सारे इंडो पैसिफिक रिलेशंस में भी जुड़ कर आते हैं। एंड बोथ द क्वाड एंड द इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट्स आर फोकस्ड ऑन चाइना, और दोनों ही क्या है, चाइना की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। More so, they are also in some ways centered around India's geographic location and its policies। और इसी के साथ साथ बहुत सारे जो देश हैं, दे आर ऑल्सो, यानी कि क्वाड और इंडो पैसिफिक जो है वो इस तरफ भी ध्यान देते हैं कि इंडिया किस तरह से जोग्राफिकली क्या है, उसकी लोकेशन है, और किस तरह से उसकी राजनीतियाँ चल रही हैं, पॉलिसीज, नीतियाँ चल रही हैं। पुट डिफरेंटली, इसको चलिए अलग तरह से कहते हैं। इफ यू टेक चाइना आउट ऑफ द इक्वेशन, दे वुड हैव लिटिल रेशनेल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर आप क्या करिए, चाइना को इस इक्वेशन से बाहर निकाल दीजिए, तो बहुत ही कम उनके पास क्या बचेगा, रेशनेल बचेगा, औचित्य बचेगा, इस चीज़ का कोई रीज़न बचेगा कि वो जो है पाए जाएं। यानी कि चाइना का अगर वो सेंटर नहीं रखते हैं, तो कोई ऐसा बहुत खास मुद्दा नहीं है कि उनको जो है एक साथ जुड़कर काम करना पड़े, क्योंकि चाइना क्या है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है देश का, विश्व का। तो क्या है, सबको कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ देता रहता है, तो चाइना के ऊपर सबकी डिपेंडेंसी भी बनी हुई है। इसलिए चाहे वो क्वाड हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, अगर चाइना उसमें नहीं होता है सेंटर में, तो बातचीत का मतलब ही क्या है? फिर तो आप इंडिविजुअली भी कोई भी काम कर लीजिए, हमें क्या, या किसी को भी क्या। लेकिन सिंस चाइना है और चाइना इतना मजबूत है, तो उसको चारों तरफ से घेरने के लिए, दबाव बनाने के लिए ज़रूरी है कि सब एक साथ मिलकर आएं। और सब लोग, जो लोग चाइना से नो डाउट प्रेशर में तो हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट के मामले में हो या अदरवाइज, और क्या करते हैं, लेकिन उस दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक साथ मिलकर काम करें। तो क्वाड और इंडो पैसिफिक उस मोटिव को ज़रूर लेकर चलते हैं। तो इसी तरह से अगर आप इसको अलग तरह से देखें, तो अगर चाइना को आप इस मुद्दे से हटा दें, तो कोई औचित्य नहीं बचता है उनकी एग्जिस्टेंस का। And if you take India out of the picture, their ability to sustain as geopolitical construct would drastically diminish। और इसी जगह आप इंडो पाक से अगर भारत को बाहर निकाल देते हैं इस पिक्चर से, तो उनकी जो एबिलिटी है, यानी कि क्वाड और इंडो पैसिफिक की जो एबिलिटी है, चाहे इतने बड़े बड़े नेशंस हो जैसे कि जापान और अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा नेशन है, तो उनकी जो एबिलिटी होती है सस्टेन कर पाने की, अपने आप को खड़ा कर पाने की, कायम कर पाने की, एज जियो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट वुड ड्रास्टिकली डिमिनिश। वो क्या होगा, बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिर जाएगी। यानी कि अगर आप चाइना को निकाल दीजिए, तो कोई मुद्दा नहीं बचता है जिसके लिए वो फॉर्मेशन बने रहे, और अगर आप इंडिया को निकाल दीजिए, तो उनके पास ताकत नहीं बचती है जिससे कि वो बने रहें। एट द सेम टाइम, उसी जगह, इन द इंडो पैसिफिक एंड द क्वाड आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उसी जगह जहाँ की वो दोनों सब सेम है, इंडो पैसिफिक और क्वाड एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं। The first is to politico-economic vision and the last is a military strategic vision। सबसे पहला क्या है, पॉलिटिको इकोनॉमी, यानी कि पॉलिटिक्स से और इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ जो उनका दृष्टिकोण है वो, और आखिरी ये है मिलिट्री की स्ट्रेटजी का जो दृष्टिकोण है, वो उन दोनों को अलग बनाता है। पीछे आपने देखा था कि यही चीज़ें उनको सिमिलर बना रही थी, यहाँ पे यही चीज़ें उनको अलग बना रही हैं। कैसे होगा, आगे देखते हैं। द लास्ट डज नॉट फॉर्म द मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट। जो लास्ट है, यानी कि मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो क्या करती है, किसी भी तरह का मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर, नहीं बनाती है पहले के लिए। यानी कि पॉलिटिको और इकोनॉमिक के लिए मिलिट्री से कोई रिलेशन नहीं होता है। वाइल द इंडो पैसिफिक प्रोवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पिक्चर with a hesitant but growing articulation of China as a strategic challenge, the Quad is inherently more anti-China in character and intent। While the Indo-Pacific provides, जहाँ की Indo-Pacific जो है हमें देता है एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पिक्चर, यानी कि बहुत ही जटिल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सपोर्ट या पिक्चर कह सकते हैं, विद अ हेजिटेंट, लेकिन वो हिचकिचा कर हमें किसी भी तरह का सपोर्ट देता है, बट ग्रोइंग, लेकिन ये सपोर्ट लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। आर्टिकुलेशन ऑफ चाइना एज अ स्ट्रेटेजिक चैलेंज, जिसमें कि वो इस बात को क्या करते हैं, साफ तरीके से स्वीकार करते हैं या देखते हैं कि चाइना का जो है स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्या है, यानी कि चाइना का रणनीतिक तरीके से हमारे सामने चुनौती क्या है चाइना से जुड़ी हुई, इस बात को वो साफ तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, देखते हैं।
द क्वाड इज इनहेरेंटली मोर एंटी चाइना। उसमें क्या है, क्वाड जो है वो इनहेरेंटली यानी कि स्वाभाविक रूप से थोड़ा ज़्यादा एंटी चाइना है, अपने कैरेक्टर में और अपने भाव में भी। इंटेंट का मतलब है अपने भाव में, अपने लॉजिक में, और कैरेक्टर का मतलब है जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को लीड करता है। तो क्वाड जो है उसमें ज़्यादा एंटी चाइना एलिमेंट्स पाए जाते हैं रेदर देन की इंडो पैसिफिक में। The Indo-Pacific, despite the subtle anti-China undertones, will find it impossible to avoid engaging China. इंडो पैसिफिक वो जो है डिस्पाइट द सटल एंटी चाइना अंडरटोन्स, यानी कि हालांकि उसके साथ क्या है, हालांकि डिस्पाइट का मतलब हालांकि, सटल बहुत ही क्या है, शांत और अंदर तक गई हुई एंटी चाइना अंडरटोन्स है। अंडरटोन का मतलब है कि किसी भी चीज़ में क्या होना, बहुत ही वो हो जाना, एक दूसरे से इरिटेशन वाली जो चीज़ें दिखाते हैं अंडरटोन, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा उनके बीच में रिलेशन नहीं है, या उनके बारे में उनके जो विचार हैं एक दूसरे के वो थोड़े से नेगेटिव हैं। तो इंडो पैसिफिक में क्या है, बावजूद इसके कि चाइना को लेकर उनकी काफ़ी अंडरटोन्स हैं एंटी चाइना की, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अवॉइड एंगेजिंग चाइना, यानी कि वो उनसे चिढ़े तो रहते हैं लेकिन फिर भी वो इनको इन्वॉल्व करने से पीछे नहीं हट पाते हैं, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन द क्वाड, यहाँ तक कि क्वाड भी स्टिल इन इट्स इंस्टीट्यूशनल इन्फेंसी, अभी क्या है, अपनी संस्थागत रूप से क्या है, शैशवावस्था में है, यानी कि अभी वो उभर ही रहा है। इज मोस्टली फोकस ऑन डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग एंड विद लिटिल कॉमन इंटेंट लेट अलोन जॉइंट एक्शन। वो क्या करता है, ज़्यादातर फोकस रहता है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग पर, यानी कि जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से उसको इंडिकेशंस मिलते हैं तभी वो काम करता है, और उसमें क्या है, बहुत ही लिटिल कॉमन इंटेंट लिखता है, जो कि क्या करता है, खाली जॉइंट एक्शन को दिखाता है। एट द मोमेंट इट so seems paradoxically, however, the Quad's ability to succeed would entirely depend on China. अभी क्या देखते हैं कि यानी कितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या जो क्वाड है वो बहुत खुले तौर पर परफॉर्म नहीं करता है, डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को देखता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है हालांकि, कि जो क्वाड है उसकी जो एबिलिटी है वो पूरी तरह से सक्सीड करने की एबिलिटी जो है, जो क्षमता है उसकी सफलता की, वो पूरी तरह से डिपेंड करती है, निर्भर करती है चाइना के ऊपर। यानी कि अगर चाइना का उसमें सपोर्ट बना रहेगा, चाइना एक मुद्दा बना रहेगा, सेंटर बना रहेगा, या कुछ भी चाइना से जुड़ा होता रहेगा, तभी क्वाड जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। द मोर अग्रेसिव चाइना गेट्स, द मोर रेजोल्यूट द क्वाड कंट्रीज वुड बी इन स्ट्रेंथनिंग इट। जितना ज़्यादा अग्रेसिव चाइना होता जाता है, ख़तरनाक होता जाता है, उतनी ही ज़्यादा मजबूत जो है वो क्वाड कंट्रीज होती जाएंगी अपने आप को ताकतवर बनाने में। ऑब्वियसली इंडिया चाइना कल को बदतमीजी करेगा तो चारों नेशन क्या बोलेंगे, ठीक है हम बदतमीजी का जवाब देंगे। इंडिया और करेगा, चाइना और बदतमीजी करेगा, वो और बदतमीजी का जवाब देने के लिए तैयार होंगे। तो जितनी ज़्यादा मुश्किलें उनके सामने चाइना पैदा करेगा, उतने ज़्यादा वो रेजोल्यूट हो जाएंगे अपने आप को स्ट्रेंथन करने में। It is too early to say whether the Indo-Pacific as an economic construct will be able to pose an alternative to China's Belt and Road Initiative. ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इस बारे में कुछ कहना कि इंडो पैसिफिक जो है वो इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट किसी भी तरह का बनाएंगे, या उनका इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट किसी भी तरह से सक्षम हो पाएगा एक ऑल्टरनेटिव चाइना बेल्ट को बनाने में, जो कि क्या हो, रोड इनिशिएटिव हो। अब यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसको BRI कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द BRI इज फार मोर एडवांस्ड, मच मोर thought out and has the economic might of the Chinese state behind it। जो BRI है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, विकसित हो चुका है, और क्या है, मच थॉट आउट है, यानी कि उसको बहुत ही दूर तक उसके बारे में विचार किया गया है, उसके बारे में सोचा समझा गया है। मच थॉट आउट का मतलब है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा गया है, उसको बनाने से पहले, एप्लीकेशन के पहले उसके मोटिव्स क्या हैं उनके बारे में। Several Indo-Pacific countries are already members of BRI। बहुत सारी Indo-Pacific countries ऐसी हैं जो already BRI का member बन चुकी हैं। On the flip side, other side अगर आप देखिए, the BRI is a Chinese project and already under immense stress from its inherent weaknesses। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो BRI क्या है, एक तरह से एक चाइनीज प्रोडक्ट के तौर पर नजर आता है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबा हुआ है स्ट्रेस में, तनाव में, अपने इनहेरेंट वीकनेसेस से। यानी कि किस तरह की चुनौतियां उसको सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसके सामने आ रही हैं, या उसका जो अपना कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ऑलरेडी इमेंसली फॉलो करनी पड़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा उसको फेस करनी पड़ रही हैं। Such as China's unilateral pursuit of BRI and associated economic burdens on the states that sign up to it।
और उसमें से एक एग्जाम्पल ये दिया है कि चाइना का यूनिलैटरल परसूट ऑफ बीआरआई, यानी कि चाइना कहता है कि हम अकेले ही बीआरआई को पूरा मैनेज कर लेंगे, यानी कि जितनी भी रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट होनी, कुछ भी करनी है, चाइना कहता है कि हम अकेले बना लेंगे। तो उनका ये जो यूनिलैटरल परसूट है चीज़ों को हासिल करने का बीआरआई के सेंस में, वो क्या है, एसोसिएटेड इकोनॉमिक बर्डन करता है स्टेट्स के ऊपर जो कि साइन अप करती हैं इसमें, यानी कि इकोनॉमिक बर्डन को बढ़ा देता है उन स्टेट्स के ऊपर जो चाइना के साथ इन चीज़ों को करना चाहती हैं। हर्डल्स इन इंडियाज स्ट्रेटेजी, किस तरह की समस्याएं आएंगी? हर्डल का मतलब है बीच में आने वाली रुकावटें, प्रॉब्लम, समस्याएं इंडिया की स्ट्रेटेजी में, इंडिया की रणनीति में। Notwithstanding the current excitement in the New Delhi about the Indo-Pacific, the question we must ponder over is how successful New Delhi's Indo-Pacific strategy would be going forward. Notwithstanding, बावजूद इसके कि करंट एक्साइटमेंट न्यू दिल्ली में जो है इंडो पैसिफिक के लिए, यानी कि एक्साइटमेंट का मतलब है कि कुछ कर पाने का उत्साह जो है या करना चाहते हैं कुछ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट द इंडो पैसिफिक, द क्वेश्चन वी मस्ट पॉन्डर, एक ऐसे प्रश्न को हमें अवश्य ही सोचना चाहिए, पॉन्डर ओवर, इज हाउ सक्सेसफुल, कि कितना सक्सेसफुल न्यू दिल्ली हो पा रही है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में आगे देखते हुए। यानी कि अभी तो ये हो रहा है कि हम एक्साइटेड हैं बहुत इंडो पैसिफिक डील को साइन करने के लिए, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि एक्साइटमेंट आगे कहाँ तक जाएगी, उसके बारे में सोचिए आप। फॉर अ पॉलिटिको इकोनॉमिक constructs such as the Indo-Pacific to survive, there must be strong economic partnership and linkages among its members. एक पॉलिटिको इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, जैसा कि इंडो पैसिफिक है उसको सरवाइव करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हमें ज़रूरत है कि हमारे पास आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हमारी पार्टनरशिप और साझेदारी हो, एंड लिंकेज, और हमारे लिंक हो, यानी कि एक देश दूसरे देश से अच्छी तरह से जुड़ा हो, एक दूसरे के बारे में क्या हो, समझता हो, डिपेंड करता हो कहीं ना कहीं, अमंग इट्स मेंबर्स, और किन के बारे में, जो कि इंडो पैसिफिक के मेंबर्स हैं उनके बारे में। मियरली फोकसिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक टॉक एंड पॉसिबली मिलिट्री कॉपरेशन विल नॉट वर्क, सिर्फ इसके बारे में ध्यान अपना केंद्रित करना कि आप राजनीतिक रणनीतिक तरीके से बात कर रहे हैं और मिलिट्री कॉपरेशन की बात कर रहे हैं कि हमारी सेना को जब आपकी ज़रूरत हो तो आप खड़े रहिएगा, वो अब काम नहीं करेगा। बिकॉज एट सम पॉइंट, क्योंकि कई कुछ जगह ऐसा होता है, द अनअवॉइडेबल इकोनॉमिक लॉजिक विल किक इन, कुछ ऐसे इकोनॉमिक लॉजिक्स होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल होते हैं, वो किक इन करेंगे, अंदर की तरफ आएंगे। यानी कि अभी हम लोग जैसे बोलते हैं कि बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, चले एप्लीकेशंस बैन कर दिए गए, उसके बहुत सारे रीजंस थे ऑलरेडी एप्लीकेशन बैन करने के, जिसमें से कि मैं एक रीज़न आपको ये बताती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा आसान तरीका भी था। ठीक है? ये मतलब बहुत सारे और पॉजिटिव रीज़न थे, ये एक थोड़ा-सा नेगेटिव रीज़न है कि आसान होता है, एप्लीकेशन को आप बैन कर सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया चाइना को बिल्कुल बैन कर सकता है कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इवन पाकिस्तान को भी वो बैन नहीं कर सकता। हमारे ऊपर कितने सारे अटैक्स होते हैं, अभी हाल ही में उन लोगों ने पुलवामा अटैक को भी एक्सेप्ट कर लिया है, उनके टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने पाकिस्तान के, कि हमने कर दिया था। लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जब सतलज के पानी की बात आई थी तो कितना बवाल हो गया था कि आप ऐसे कैसे कि पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को। तो ये सब हो नहीं पाता है आसान लेवल पर। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो लॉजिक्स होते हैं वो किक इन करेंगे, वो आएँगे अंदर, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। इकोनॉमी जब कंसर्न हो जाती है ना, तो सोचने का नज़रिया अपना बदलना पड़ता है। फिर बोल रहा है, विद दैट इन माइंड लेट अस एग्जामिन इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए एग्जामिन करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक एंगेजमेंट को इंडो पैसिफिक में, यानी कि इंडो पैसिफिक में हम किस तरह से इकोनॉमिकली इन्वॉल्व हैं उनके बारे में चलिए बात करते हैं। फॉर वन, New Delhi's recent decision not to join the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP, the region's flagship free trade agreement, could potentially complicate the country's future engagements in the region. अब क्या है, हाल ही में न्यू दिल्ली ने क्या एक डिसीजन लिया है कि वो नहीं ज्वाइन करेगा आरसीईपी को, वो क्या करेगा, रीजन में फ्लैगशिप फ्री ट्रेड को करने के लिए, यानी कि किसी भी तरह की मुश्किलों का नहीं सामना करना पड़े। फ्लैगशिप का मतलब है कि जैसे शिप में जब आप जाते हैं ना, तो जो आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ की भी बात करता है। तो फ्लैगशिप फ्री ट्रेड की बात कर रहा है उस तरह की अरेंजमेंट में। कुड पोटेंशियली कॉम्प्लिकेट, वो क्या होगा, पोटेंशियली बहुत ही संभावित रूप से आशा है कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जटिल बन जाएगा, बना देगा किसको, कंट्रीज फ्यूचर एंगेजमेंट को
रीजन में, यानी कि इंडो पैसिफिक में भारत की जो आने वाली फ्यूचर एंगेजमेंट्स हैं उसको वो जटिल बनाएगा, क्या आरसीईपी में साइन ना किया जाना। बट दैट इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी, लेकिन ये पूरी स्टोरी कहानी नहीं है। द आरसीईपी डिसीजन, द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस इन इंडिया, comes in the backdrop of the already huge gap between India and China on trade with almost every Indo-Pacific country। क्या बोल रहा है, आरसीईपी का जो डिसीजन है, निर्णय है, उसका जो आई एम वेरी सॉरी उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है, जो डायरेक्ट परिणाम है ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस इन इंडिया, यानी कि डोमेस्टिक जो हमारी पॉलिटिक्स है, इंडिया के अंदर जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, उनमें किस तरह के कंपल्शंस का, मजबूरियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, उसकी बात कर रहा है। कम्स इन द बैकड्रॉप, वो क्या है, एक बैकड्रॉप के तौर पर आते हैं, वो साथ में पीछे पीछे हमेशा जुड़े रहते हैं, ऑफ द ऑलरेडी ह्यूज गैप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और किस चीज़ का बैकड्रॉप बने रहते हैं हमेशा, जो ऑलरेडी बड़ा गैप है भारत और चाइना के बीच में, ऑन ट्रेड विद ऑलमोस्ट एवरी इंडो पैसिफिक कंट्री, इंडिया के ट्रेड को लेकर, जो कि इंडो पैसिफिक कंट्री में हर तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए भारत किसी और इंडो पैसिफिक कंट्री को 100 यूनिट एक चीज़ की प्रोवाइड करता है, तो उसके कंपेयर में चाइना जो है वो लगभग 10,000 यूनिट प्रोवाइड करता है। तो इस गैप को बीट करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या है, आरसीईपी को साइन भी नहीं किया है इन्होंने, तो उस केस में उस गैप को फिल करना और ज़्यादा टफ हो जाएगा। उस केस में ये भी हो सकता है कि कल को चाइना के साथ सब खुश हो जाएं और इनके साथ जुड़ जाएं, तो भारत अकेला पड़ जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजेस जो है वो सामने आ सकते हैं। फिर बोल रहा है, द टेबल शोज द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज ट्रेड विद द मेजर इंडो पैसिफिक एंड क्वाड स्टेट्स। जो टेबल शो करती हैं, यानी कि जिस तरह का ग्राफ है वो दिखाते हैं हमें गैप को। टेबल का यहाँ पर वो मेज वाला टेबल नहीं है, आप एक्सेल शीट वाली टेबल से समझिएगा। जिस तरह की टेबल है वो हमें दिखाती है उस गैप को, जो कि एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और चाइना के ट्रेड के बीच में विद मेजर इंडो पैसिफिक क्वाड्रेंट स्टेट्स। अच्छा, मैं यहाँ तक पढ़ चुकी थी। The growing trade gap that India and China have with these countries will be a major determining factor in the shaping of the region's strategic realities। जिस तरह से ट्रेड गैप जो है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है चाइना के साथ, वो क्या करेगा, इन कंट्रीज को ऊपर ध्यान देगा कि मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर बनेगा कि हम किस तरह से फ्यूचर को में स्ट्रेटजी की रियलिटीज को शेप करते हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है। New Delhi's decision not to sign on the RCEP also needs to be viewed in the broader context of the Chinese institutional engagement of the region। न्यू दिल्ली का ये डिसीजन कि वो साइन नहीं करेगा आरसीईपी के ऊपर, वो इस तरह से भी देखा जाना चाहिए एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, और ज़्यादा उसको हमें ब्रॉड रूप में देखना चाहिए, और ज़्यादा उसके दृष्टिकोण देखने चाहिए चाइनीज़ इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट के अंदर, जो कि रीजन में है। यानी कि रीजन में जो है चाइना किस तरह से हर तरफ इन्वॉल्व है, अलग अलग इंस्टीट्यूशनल तरीके में भी, यानी कि सिर्फ उनका म्यूचुअल रिलेशन नहीं है, स्ट्रेटेजिक तरीके से भी किस तरह से चाइना इन्वॉल्व है भारत में या इंडो पैसिफिक रीजन के किसी भी और देश के साथ, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑफ द मेन कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक, द बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स आर एज फॉलोज। कुछ जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कि इंडो पैसिफिक में बायलैटरल फ्री ट्रेड होता है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करती हैं, उनमें कोई कस्टम ड्यूटी वो नहीं लगाती हैं या किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लगाती हैं, टैरिफ्स नहीं लगाती हैं। उन वो अग्रीमेंट क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। In the case of India, it does not have FTAs with Australia, New Zealand and US, Bangladesh and Maldives, यानी कि फ्री ट्रेड के लिए क्या था, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब क्या है, भारत के केस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ नहीं है, यूएस के साथ नहीं है, बांग्लादेश के साथ नहीं है, मालदीव्स के साथ नहीं है। यानी कि हम क्या करते हैं, ड्यूटी पे करते हैं। अच्छा, मालदीव्स के साथ ना होना हमारे लिए थोड़ा सा हैरानी की बात है, बांग्लादेश के साथ भी इवन ना होना हमारे लिए हैरानी की बात है। वो क्यों, हमारे पास क्या है, फ्री ट्रेड नहीं है उनको लेकर। इट हैज़ एफटीए विद साउथ कोरिया, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और जिनको हम एशियन बोल देते हैं, जापान एंड श्रीलंका। हमारे एफटीएस किसके साथ हों, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हैं, जापान के साथ हैं, श्रीलंका के साथ हैं और साउथ कोरिया के साथ हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे जनरल अवेयरनेस चाहे करंट अफेयर्स, दोनों तरीके से चीज़ों को लर्न कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे किसके साथ एफटीए हैं, किसके साथ नहीं है, प्लीज़ लर्न कर लिए इसको। चलिए, इन द केस ऑफ चाइना,
इट हैज़ FTAs विद दीज कंट्रीज बारिंग द US। चाइना के अगर FTA की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात करें तो उसके ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हैं? बारिंग द US को आप हटा दीजिए। इट डज़ नॉट हैव एन FTA विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ उनका FTA नहीं है। वाइल नेगोशिएशंस आर ऑन विद श्रीलंका, लेकिन उनकी जो नेगोशिएशन है, बातचीत हैं, वो श्रीलंका के साथ चल रही हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने देखिए ऑल को मिस कर दिया ना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का FTA क्या है? इन सारी कंट्रीज के साथ है, बारिंग द US, यानी कि US के साथ उनका फ्री ट्रेड नहीं है, बाकी सबके साथ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, मालदीव्स के साथ है, एशियन नेशंस के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, जापान के साथ है, श्रीलंका के साथ बातचीत चल रही है। सिर्फ US को आप छोड़ दीजिए, सबके साथ वो बात करते रहते हैं। लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ पर ये भी लिखा है बांग्लादेश के साथ नहीं है। फिर बोल रहा है ट्राइलेटरल FTA नेगोशिएशंस आर ऑल्सो गोइंग ऑन बिटवीन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इनके बीच में भी बातचीत चल रही है। Once again, economic compulsions will go a long way in shaping strategic realities for a variety of reasons, including that trade with China is crucial for economic economies of these states. एक बार फिर से economic compulsion आई एम सॉरी, इकोनॉमिक कंपल्शन यानी कि किस तरह से हमारा जो आर्थिक कंपल्शन है, मजबूरियां हैं, वो गो अ लॉन्ग वे करेंगी, वो साथ साथ क्या है, जुड़ी रहेंगी शेप करने में स्ट्रेटजिक रियलिटीज़ को, जो कि वेराइटी ऑफ रीजंस को इंक्लूड करती हैं अपने साथ, यानी कि उनमें और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो इंक्लूड हो जाते हैं। दैट द ट्रेड विद चाइना इज़ क्रूशियल फॉर इकोनॉमीज ऑफ दीज स्टेट, यानी कि चाइना के साथ जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है उनकी इकोनॉमी के लिए, जो कि इन स्टेट से, इन देशों से जुड़ी हुई हैं। Even if they attempt economic decoupling from China, it could be a long process if pursued with adequate alternatives and political determination. The lesson is straightforward. Strategic talk alone cannot trump economic realities. अगर हम इन अटेम्प्ट्स को, इकोनॉमिक को डीकपलिंग फ्रॉम चाइना कर सकते हैं, यानी कि जो भी कोशिशें हैं उनमें से हम चाइना को अलग कर देते हैं, कपल नहीं बनाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, इट वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस। ये बहुत ही लंबा रास्ता है जो भी चलेगा। इफ़ परसूड विद एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव्स, अगर हम इनको अपना लेते हैं किसी ऑल्टरनेटिव के साथ, एडिक्वेट जो कि अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हों, एंड पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन के साथ, यानी कि हम राजनीतिक रूप से बिल्कुल जो है वो मजबूत हो जाएं कि नहीं, हम जो है ऑल्टरनेटिव ही ढूंढेंगे, तभी कुछ हो सकता है, और ये प्रोसेस भी फिर भी लंबा रहेगा। द लेसन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो शिक्षा हमें मिल रही है, सीख हमें मिल रही है, सबक हमें मिल रही है, वो क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सीधा है। स्ट्रेटेजिक टॉक अलोन कैन नॉट ट्रम्प इकोनॉमिक रियलिटीज। वो ये है कि सिर्फ रणनीतिक तरीके से बातचीत करना हमें विजय नहीं दिला सकता इकोनॉमिक रियलिटीज में। China's larger military reach. If our economic engagements with region were insufficient, which are at least partly due to domestic political considerations, our strategic and military engagement in the region also fall short. अगर हमारा जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है इन रीजन में वो क्या है, इनसफिशियंट हो जाता है, किसी भी तरह से कम हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? विच आर एटलीस्ट पार्टली ड्यू टू डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन, उसमें क्या है, थोड़ा सा हिस्सा पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंसिडरेशन का भी हो सकता है, और आर स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट इन द रीजन ऑल्सो फॉल शॉर्ट। हमारी रणनीतिक और मिलिट्री जो बातें हैं वो भी नीचे हो जाएंगी, यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जहाँ की आई एम सॉरी, जहाँ की हम क्या कर पाएंगे, इन चीज़ों को नहीं टैकल कर पाएंगे, उसी जगह क्या होगा, हमारे सामने ये भी प्रॉब्लम आएगी कि हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजिक और मिलिट्री एंगेजमेंट्स में भी नीचे गिर जाएंगे। बीजिंग फॉर इंस्टेंस इज अ मेजर डिफेंस सुपीरियर supplier to several of the region's states, including Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, and Philippines, and Thailand, dwarfing India's minimal sales, defense dialogues, and occasional joint military exercises in the region. बीजिंग के एक इंस्टेंस के लिए हम देख सकते हैं मेजर डिफेंस सप्लायर है, किन के लिए, किन किन रीजन्स में, किन किन स्टेट्स में, इंक्लूडिंग बांग्लादेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में, थाईलैंड में, जो कि ड्वार्फ कर देता है, छोटा कर देता है भारत की मिनिमल सेल्स को, भारत की और छोटी सेल्स को, जो कि डिफेंस डायलॉग में हम क्या करते हैं, ओकेजनली करते हैं, जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइजेस हम करते हैं रीजन में, यानी कि जब भी हम अपनी एक्सरसाइजेस करने चाहते हैं
तो हमारे पास क्या है, हथियार नहीं होते हैं, हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। और अगर उनकी जो और बाकी देश हैं उनकी भी एक्सरसाइजेज में हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सेल हमारी बहुत ही कम है, लेकिन बीजिंग की क्या है, बहुत ज़्यादा है। हर देश में वो सप्लाई कर रहा है जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं। ये था हमारा एडिटोरियल, अभी ख़त्म हो गया है लेकिन काफ़ी अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें जानने को सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नॉलेज अवेयरनेस के सेंस में, और किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट के सामने आती रहती हैं उन सेंस में भी। मेरी आवाज़ के साथ बेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, साइन ऑफ करूँगी। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि हमारे इतने सारे सेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ आपको इस समय 50% ऑफ मिल रहा है हमारे vocab 24 एप्लीकेशन पर, जहाँ कि आप जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। ऑफर आपको 1 ईयर के लिए मिलेगा, जहाँ पर क्या होगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो चीज़ अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, और मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।